नमस्कार। भारत गांव का देश है। आज भी 60% से अधिक लोग गांव में रहते हैं, जिनकी मुख्य जीविका कृषि है। और कृषि क्षेत्र में आज सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र भी है कृषि। तो ऐसे में कृषि क्षेत्र में कृषि शिक्षा में किस तरह का अवसर है और क्या चुनौतियां हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सिंह साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप युवा आज अपने भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं और देखा जा रहा है कि अक्सर वो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा उनका रुझान रहता है। यदि उनका एडमिशन उधर नहीं होता है मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ, तो वही बच्चे फिर एग्रीकल्चर या कृषि शिक्षा की तरफ डाइवर्ट होते हैं। तो ऐसे में कृषि शिक्षा में हमारे युवाओं के लिए किस तरह का अवसर है? जी देखिए, हम तो युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल दो को ही अपना भविष्य बनाना, उसके तरफ होना, और यदि उसमें प्रवेश नहीं होता है तो वह तनाव में आ जाते हैं। उन्हें कृषि के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कृषि और कृषि शिक्षा ये जब तक इस पृथ्वी पर जीवन रहेगा तब तक इसका महत्व बना रहेगा। कोविड के दौरान भी इसको देखा गया कि कृषि क्षेत्र ऐसा था जो कि पूरे कोविड महामारी में सपोर्ट किया और जितने जीव जंतु और मनुष्य थे उनको उनके जीवन देने में अपना अहम योगदान किया। अब जब कृषि शिक्षा की बात आती है तो अब कृषि शिक्षा में भी बहुत सारे आयाम खुल गए हैं, चाहे वो पशुधन से हो, डेयरी टेक्नोलॉजी से हो, फूड टेक्नोलॉजी से हो, फिशरीज से हो, फॉरेस्ट्री से हो, तो सबको स्पेशलाइज कर दिया गया। चाहे हार्टिकल्चर का हो गया, अलग हो गया बीएससी हार्टिकल्चर। तो इस सभी क्षेत्रों में अपने चॉइस के हिसाब से उसमें जा सकते हैं। और इसमें जाने के लिए चाहे वो बायो ग्रुप का बच्चा हो या मैथमेटिक्स ग्रुप का बच्चा हो, दोनों को अवसर प्रदान किया जाता है। मतलब एग्रीकल्चर का भी ले सकता है, बायो का भी, और जो मैथ ग्रुप के हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं जहां पर वो अपना प्रवेश ले सकते हैं और प्रवेश की प्रक्रिया क्या है? देखें, आज के डेट में पूरे देश में 75 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कृषि ऐसे विश्वविद्यालय जो कृषि की शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें कि 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं एवं 4 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसमें कृषि एक संकाय के रूप में है, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, विश्व भारती। ये सब मिलाकर के 75 कृषि विश्वविद्यालय हैं। और इन 75 विश्वविद्यालयों में जो सीट है उसमें 20% यूजी और पीजी यानी एमएससी में 30% ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन होता है। ये सुपरन्यूमररी सीट होती है और आईसीआर एनटीए के थ्रू एक अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता है और उस परीक्षा के द्वारा इन सभी विश्वविद्यालयों में बीएससी एजी या दूसरे जो संबद्ध क्षेत्र हैं, चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे फॉरेस्ट्री हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, उसमें और एमएससी एजी में भी एडमिशन वहाँ से सीधे उस विश्वविद्यालयों को में होता है। इसके अलावा अब CUET जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉमन टेस्ट है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि एनटीए ही कराता है, उसके माध्यम से भी अब केंद्रीय विश्वविद्यालय और बहुत से विश्वविद्यालय उस माध्यम से भी अब प्रवेश कराना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा हर राज्य में कॉमन टेस्ट के द्वारा उन विश्वविद्यालयों में प्रवेश होता है। मतलब इतना ही स्टेट नहीं, यूनिवर्सिटी है। जी, इतना ही नहीं, अब जो निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं वो भी अपने को डाइवर्सिफाई करते हुए एग्रीकल्चर स्ट्रीम में डिग्री देना शुरू कर दिए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे या स्टेट लेवल पे भी। तो अब जो कृषि क्षेत्र में शिक्षा की संभावना है वो बहुत अधिक बढ़ रही है। मतलब एक तरह से कि रोजगार के अवसर काफ़ी कृषि क्षेत्र में खुल रहे हैं। जी, युवाओं का इधर झुकाव भी हो रहा है। दूसरा जो अवसर प्रदान करता है वो ये है कि अब कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है, चाहे वो कि कृषि विश्वविद्यालय के अलावा अन्य विश्वविद्यालय भी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इसमें शुरू कर दिए। सबसे पहले जो इसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन्स के लिए तो वो जो बीएससी एजी के ही लड़के लेंगे कि अदर ग्रुप के भी ले सकते हैं? नहीं, कुछ विश्वविद्यालयों में
बीएससी एजी के अलावा वो बीएससी किया है या बीकॉम किया है उसको भी एडमिशन देते हैं। और मतलब हर जगह नहीं है, कुछ विश्वविद्यालयों में। अदरवाइज बीएससी एजी या उससे संबद्ध क्षेत्र के में यदि स्नातक है तो उसको देते हैं। और ये बहुत प्रारंभ में ही जो IIM अहमदाबाद का आप उदाहरण लें, वहाँ पे शुरू से ही सेंटर फॉर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश किया गया था। और वो जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देते थे वो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में देते थे, लेकिन बाकी IIMs में भी इसको बाद में शुरू किया गया। मतलब एक तरह से कहा जाए कि IIM एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है एग्री मैनेजमेंट के लिए। और डॉक्टर साहब, ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो ICAR है, ये भी कोई एग्जाम लेती है जिसमें लड़कों को BSc AG से ही फेलोशिप वगैरह का भी प्राविधान है, ऐसा कुछ है? देखिए, ICAR अब अपना एग्ज़ाम NTA के थ्रू कराती है और उसके थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेते हैं BSc AG में जब एडमिशन लेते हैं तो उनको 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, एक स्कॉलरशिप दिया जाता है। बस ये किया जाता है कि आप अपने राज्य में एडमिशन मत लीजिए। उससे क्या है कि डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए कि बच्चा दूसरे जब स्टेट में जाएगा तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशन को, वहाँ की स्थिति को समझेगा, उसका और एक्सपोजर होगा। मतलब वो जो एग्रीकल्चरल जियोग्राफी है, कृषि भूभाग है, उसके बारे में भी उसको एक तरह से कहा जाए कि जानकारी होगी। फिर BSc AG में जो चौथा साल होता है उसमें 6 महीना, जैसे मेडिकल में हम लोग इंटर्नशिप कराते हैं, हाउस जॉब कराते हैं, तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि 6 महीना बच्चा गांव में जाकर के और जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली सॉल्यूशन देगा किसान को कि हाँ किस कीट के लिए, किस व्याधि के लिए हमें क्या बताना है। तो उसको हम लोग गांव में भेजते हैं जिससे कि वहाँ के वर्क एक्सपीरियंस को, अवेयरनेस को वो सीखे। उसके लिए भी ICAR 3,000 रुपया पर मंथ उसको इंटर्नशिप के रूप में देता है। 6 महीने का 18,000 रुपया उस बालक को मिलता है। ICAR सबको देती है जो एग्जाम लेती है, करीब के जो ICAR के जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ICAR के थ्रू विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं उनको तो देती ही है। लेकिन कृषि विश्वविद्यालयों में जितने लड़के अध्ययनरत हैं BSc AG में, उनको 6 महीने इंटर्नशिप के दौरान पैसा 18,000 रुपया प्रति छात्र दिया जाता है। तो इस ICAR काफ़ी खर्च करती है। MSc AG और PhD, इसमें भी जो ICAR के थ्रू जो एडमिशन लेता है उसको फेलोशिप सरकार देती है। और इसका जैसे सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ICAR PG स्कॉलरशिप, और जो UG में देती है उसको NTS बोलते हैं, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। मतलब जो ICAR के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं MSc AG और PhD, मतलब हाई एजुकेशन के लिए भी वो फेलोशिप देती है। फेलोशिप देती है, कंटिजेंसी देती है जिससे कि वो अपना किताब कापी ये सब खरीदे। तो इसको प्रमोट कर रही है। हाल ही में ICAR ने एक और बड़ा कदम उठाया है कि 75 विश्वविद्यालयों के अलावा ICAR के अंतर्गत करीब 100 रिसर्च स्टेशंस हैं, नेशनल लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और सेंटर्स हैं जी, और प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स हैं। तो अब ICAR इन जो नेशनल लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर भी अब कृषि शिक्षा को ओपन कर दिया कि आपको भी अब MSc AG की डिग्री या BSc AG की डिग्री के लिए एडमिशन लेना है और देना है। और उसको क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं इस आधारभूत संरचनाओं का उपयोग हम कृषि शिक्षा के लिए करें। तो अब एक तरह से कहा जाए कि जो गुणवत्ता है कृषि शिक्षा की वो बेहतर हो सकती है, बेहतर होगी। और इसकी मांग को देखते हुए अब निजी क्षेत्र भी, जैसा मैं बताया, इसमें आ रहे हैं। दूसरा जो एक अवसर प्रदान करता है कि आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एक अलग मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई, और वो इसीलिए किया गया कि आज भारत में कृषि उत्पादन की कमी नहीं है, कृषि उत्पादन सरप्लस है। आज हम 21 देशों को फूड एड दे रहे हैं। तो जो सरप्लस उत्पादन है उसको किस तरह से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में उसका संवर्धन करके किस तरह से उसको प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जब इस्टेब्लिश हुई, इसीलिए जो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, अब बच्चे इंजीनियरिंग में इसको एक अच्छा अवसर मान रहे हैं और इसमें जा रहे हैं। तो इसमें भी निजी क्षेत्र में उनके रोजगार के अवसर बहुत ही अधिक उपलब्ध हो गए। और एक तरह से कहा जाए कि जो किसान हैं उनके उत्पाद का भी अधिक मूल्य भी मिलेगा। जी बिल्कुल, जब इसको इंडस्ट्री की तरफ जब डाइवर्ट किया जाएगा, इंडस्ट्री इसको खरीदेगी। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि
एक्सपोर्ट हमारा इतना बढ़ रहा है कि बीच बीच में सरकार को बैन करना पड़ रहा है, जैसे अभी चावल के क्षेत्र में किया, या गेहूं भी पिछली बार 8 मिलियन टन के आसपास। तो जो यह इंटरनेशनल बिजनेस है, एग्रीकल्चर बिजनेस है, जो हमारा बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, इसमें एक अलग अवसर प्रदान मिल रहा है युवाओं को, जो कि इसमें निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, इसमें अपने अवसर को तलाशते हुए अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे छात्र जब BSc कर लेते हैं तो हायर स्टडी के लिए, खास करके MSc और PhD के लिए विदेशों में अपना स्टडी भी करते हैं। तो वहाँ जाने के लिए मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं या क्या प्रोसेस होता है कि बच्चे जो नहीं जानते हैं वो वहाँ भी अपना हायर एजुकेशन जारी रख सकें, और फेलोशिप मिलता है कि नहीं मिलता है वहाँ? देखें, BSc 4 साल का कोर्स है और ICAR ने इसको प्रोफेशनल डिग्री घोषित कर लिया है। बाहर जाने, जब ग्रेजुएशन के बाद बच्चा बाहर जाता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही होती है उसको कि उसकी डिग्री 4 इयर्स की है कि नहीं। ये लाभ मिलता है BSc के बच्चों को, या कृषि या दूसरे उस स्ट्रीम के बच्चे हों, चाहे वो डेयरी के हों चाहे फॉरेस्ट्री के हों। और जब प्रोफेशनल डिग्री के लिए वो बाहर जाता है तो आज के डेट में जो नई तकनीकी कृषि में आ रही है, जो कि अन्य क्षेत्रों में थी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये जो नई तकनीकी आ रही है, तो बाहर जब बच्चा जा रहा है तो अपने को इसमें स्पेशलाइज करना चाहता है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में स्पेशलाइज करना चाहता है, प्रोसेसिंग में अपने को वो करना चाहता है। और तो लगभग हर के लिए भी वो सोचता है कि अच्छी जगह से करें। तो लगभग हर सभी जो देश हैं ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो सभी जगह इसके अवसर हैं। और जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं, माने एग्रीकल्चर संस्थान के अलावा, वहाँ भी ये अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और बच्चे कुछ तो फेलोशिप पे जाते हैं, अदरवाइज़ कुछ यहाँ से अपने बल पे जाते हैं और वहाँ जा कर के साइड में अपना रोजगार तलाश लेते हैं। मतलब अर्न बाय लर्न। जी, मतलब वहाँ पे भी सुविधा रहता है, अर्न बाय लर्न जो है, आप हायर स्टडी के लिए वहाँ जा सकते हैं। तो और काफ़ी बच्चे जा रहे हैं यहाँ से, BHU से। डॉक्टर साहब, कृषि शिक्षा में किस तरह की चुनौतियाँ हैं, और देखा भी जा रहा है कि जो गुणवत्ता है उसमें भी गिरावट हो रही है, तो किस तरह की चुनौतियाँ जो है वर्तमान परिवेश में कृषि शिक्षा में है? देखिए, पहली चुनौती तो ये मैं मानता हूँ कि जब मैं देख रहा हूँ कि जो कृषि शिक्षा में बच्चे आ रहे हैं वो शहर के ज़्यादा आ रहे हैं, तो मेरा तो ये सुझाव होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कुछ वेटेज दे करके, 2-4% वेटेज दे करके उनको आकृष्ट किया जाए। तो क्योंकि वो जब ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो कृषि के बारे में उनको बहुत ज़्यादा से ही नॉलेज होता है। तो एक तो उनको अट्रैक्ट किया जाए, उनको आकर्षित किया जाए, थोड़ा सा उनको इंसेंटिव दे करके। दूसरा, जब अब निजी क्षेत्र में भी कॉलेजेस BSc की तरफ जा रहे हैं बिना आधारभूत संरचनाओं के, बिना संसाधन के, तो इसकी क्वालिटी के लिए क्वालिटी अब थोड़ी सी प्रश्नवाचक चिन्ह उस पर लग रहा है। इसीलिए ICAR ने क्या किया कि एक अलग से नेशनल एग्रीकल्चरल एक्रीडिटेशन एजुकेशन बोर्ड बना दिया है, जो कि संसद से पास है, और ये कर दिया कि नहीं, जो भी अब BSc एग्रीकल्चर की एजुकेशन देगा उसको हमारे द्वारा भी मान्यता, एक एक्रीडिटेशन कराना होगा। और वो टीम जाती है और देखती है कि वाकई में इनकी गुणवत्ता उस लायक है या नहीं, इनके पास संसाधन उस तरह से हैं या नहीं। तो एजुकेशन को, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को, क्योंकि ये प्रोफेशनल एजुकेशन है। और ये जैसे राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, तो इसमें किस तरह का मतलब देखा जा रहा है संभावना की गुणवत्ता को लेकर के या अनुसंधान को लेकर के? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ने एक चीज़ सुझाव दिया है कि अब जो शिक्षा हो वो कल्चर, ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न नॉलेज, इनको एक ही में इंटीग्रेट करके, इसमें जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत अवसर होते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर आज से नहीं, ये तो सदियों पुराना है और रहेगा भी। तो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारा जो कल्चर है, वो एग्रीकल्चर से बिल्कुल इंटीग्रेटेड है। तो यदि इसको जोड़ दिया जाए तो एक नया आयाम इसमें जुड़ेगा। दूसरा, नई शिक्षा नीति में ये भी कह दिया कि नहीं, अब एक सिंगल एक्रीडिटेशन बोर्ड होगा, जैसे NAAC है या अलग अलग हैं, तो सिंगल एक्रीडिटेशन बोर्ड होगा, एक सिंगल इनोवेशन फाउंडेशन होगा, जो कि कृषि में भी इनोवेशन, नए नए इनोवेशन के लिए फंड देगा,
तो नया नया जो नवाचार हो रहे हैं, नवाचार हो अनुसंधान रहे हैं और इसमें कृषि क्षेत्र में इसमें बहुत ही अवसर होते हैं। तो बिल्कुल नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद उम्मीद है कि इसको बल मिलेगा। मतलब नई कृषि शिक्षा नीति से भी जो कृषि शिक्षा है उसको लाभ मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और नई कृषि शिक्षा नीति के बारे में और कृषि शिक्षा में युवाओं के लिए किस तरह का अवसर है और क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पर एक महत्वपूर्ण जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।